गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छी कितनी हूँ। देर हुई आए हुए आपको? वेट थोड़ी करना जस्ट 15 मिनट पहले आई हूँ। 15 मिनट। इनका इंटरव्यू चल रहा होगा जी और सर। आप आ गए। ठीक है, वेट नहीं किया। जी। दैट्स गुड। मीन्स फ्रेश, ऑल फ्रेश, मेमोरी फ्रेश। ठीक है। 2015 से आपका करियर शुरू होता है नहीं पढ़ाई का? आर्ट्स में आपने आर्ट्स में यही थे सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में जो थे? जी सर। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। जी सर। तीनों 12th में भी यही थे। आगे आपने पीजी नहीं किया? पीजी सर मैंने नहीं किया। अच्छा, कोई प्लान बी लेके चलने की इच्छा नहीं है आपकी? जी सर, मैंने अप्लाई किया है इग्नू में इस बार। यदि मेरा मैंने पिछला अटेम्प्ट भी दिया था तो उसमें जो रैंक 590 अलॉट हुई है, तो यदि मुझे उसमें सर्विस अलॉट हो जाएगी तो मैं वो ज्वाइन कर लूंगी, और दूसरा भी दे रही हूँ तो होपफुली इसमें बेटर होगा। 590 में मिल जाना चाहिए आपको सबऑर्डिनेट में तो। जी सर, एक्चुअली रैंक थोड़ी पीछे है और जनरल कैटेगरी है, सो थोड़ा डाउटफुल है। थोड़ा डाउटफुल है। ओके, चलो कोई बात नहीं, रैंक आपकी बढ़ेगी अगली बार। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने दोबारा से मतलब कॉन्सिक्यूटिव सेकंड टाइम यू क्वालिफाइड। जी सर। गुड। आपका हॉबी है सोशल इश्यूज पे मूवी देखना। जी सर। सोशल इश्यूज क्या होते हैं? सोशल है, पॉलिटिकल है, या तरह के इश्यूज को क्या कहते हैं? सर वैसे तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री नहीं है, ओवरलैपिंग है, बट सोशल यानी कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू सोसाइटी, लाइक विच इज कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड अदर सोशल रिलेशंस, लाइक जो सोसाइटी के इंटरेक्शंस को रेगुलेट करते हैं। But nowadays जिस तरीके you must have seen, you must observed, and you are very well acquainted with the social structure that is drastically changing and very fast changes. You are noticing that we are splitting up into the nuclear families nowadays. Yes, sir. And this is a disastrous, thing in the family. Yes, we have been in a very close-knit family structure, and there was no issues like this, like today. Means the rate of and the graph of divorce and dissemination and this and that, that is increasing very fast, right? So, what do you think about this? Yes, sir. Especially in urban areas, it is happening rapidly. Or no, that's not. That's at the wide range. okay. It's not confined to the urban areas only. Okay, sir. Sir, one major reason is that एक तो जो पहले के जो सोशल बॉन्ड्स होते थे वो एक हेड ऑफ द फैमिली होते थे और वो एग्रीकल्चर बेस्ड होते थे, बिकॉज लैंड वाज यूनाइटेड, तो उसके बेसिस पर घर भी एक होता था, तो लोग सारे इकट्ठे रहते थे। बट जिस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड होने लगी, जिस तरीके से बिजनेस प्रोफेशंस चेंज होने लगे, उस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज भी ज़्यादा इमर्ज होने लगी। और दूसरा रीज़न ये भी है सर कि इवन लाइक women are also working now, so they yes, are also this awareness and women empowerment, yes, sir. has given lead to such type of things that you and we are facing now. We are enjoying as well on the other hand, but you will find that if there is one side of certain things, then the negative ones also waiting for you, and you have to face the music on the way. So this is what is happening, and the women empowerment you are getting. Suppose you are going to become a class 1 officer, an STM, and suppose your husband is a clerk. That there is a big difference between your position and your husband's position. Then how to make up this drift between you and him? That is the issue. And this is what is happening around us nowadays. And the other way, economically splitting up and socially. So ये जो हो रहा है, इसको आप क्या मानते हैं कि जो women empowerment है वो होना चाहिए, that is positive, but that is
the repercussions and the consequences of this phenomenon, it is carrying some negatives as well. Sir, the problem exists, I agree, बट ये वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से या फिर उसके इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ आपसे। रीज़न बीइंग कि वुमेन एम्पावरमेंट को उनके घर के सदस्य किस तरीके से देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली वुमेन, जैसे कि आपने मुझसे कहा कि अगर मेरे पति क्लर्क है और मैं अगर ग्रुप 1 ऑफिसर हूँ, तो सर मेरे लिए वो उतना मायने नहीं लगेगा, बट द थिंग इज कि क्या उनका एटीट्यूड उस तरीके से होगा कि वो उसे उतने ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर उनकी फैमिली उतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और सर दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज को हम थोड़े हाइब्रिड तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई फैमिली साथ में भी नहीं रह रही है तब भी कोशिश की जा सकती है कि वो पीरियोडिकली जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को पीरियोडिकली विजिट करते रहे, वो समय समय पर एक दूसरे के साथ रहे, कोई हेल्थ इशू हो तब साथ में रहे। तो एक ऐसा हम सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि पूरी तरीके से किसी को अपना करियर भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े और पूरी फैमिलीज भी साथ में रह सके। क्या संभावना है इस बात, कितनी संभावना है कि ऐसा कर सकते हैं? व्हाट लेवल? जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल हैं, जो सही मायने में इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अभी भी नए नए इंटेलेक्चुअल बने हैं, नए नए अफसर बने हैं, नए नया पैसा आया है, और उनमें जो ईगो है वो उसी स्पीड से बढ़ता है। ईगो जो है वो नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव किया जाता है एक बार। दूसरे, चलिए मैं इस बात को छोड़ता हूँ, आप इस पे विचार कीजिएगा और कभी डिबेट का विषय है, दिस इज नॉट टू बी डिस्कस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि जो सिटीजन्स है वो अपने कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को ये पावर देती है कि वो उनको रूल करे, बट यदि स्टेट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से नहीं निभाता है तो सिटीजन्स के पास वो राइट है कि वो फिर से उनसे वो है क्या होता है ऐसा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऐसा कहती है सर। जी सर। ये क्या कहते हैं, पुलिस स्टेट क्या है? तो पुलिस स्टेट एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कि जो कि प्योरली लॉ एंड ऑर्डर पर बेस्ड होती है, जिसमें कि सिटीजन्स के राइट्स क्या है उसका महत्व कम होता है और सोसाइटी और स्टेट में ऑर्डर एस्टेब्लिश हो उसके लिए स्टेट कोई भी स्टेप्स ले सकता है। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, वेलफेयर स्टेट जैसी कोई धारणा नहीं है। तो they are growing like anything and they have become the world power, right? Yes, so do you believe that if we are going to introduce one party rule in India and no welfare like this, freebies and this and that were at the time of election, and we are going to please, and this is the appeasement policy we are adopting in the government at the high level, and the people are free and they are free from earning, they are sitting and lying, idle, and they are getting money and they are getting freebies and they are living life just like a bomb. So what do you think? Should I become following the China's footsteps or we are better? Sir, I will say that China for sure economically बहुत अच्छा कर रहा है, but development के बहुत और भी dimensions होते हैं, जैसे कि social, cultural। तो उस मामले में चाइना में इंडिया के मुताबिक कमी देखी जाती है। जैसे कि चाइना ने अभी नया लॉ भी इंट्रोड्यूस किया है, एथनिक यूनिटी, तो उसमें भी उसको लेकर भी ये डेंजरस माने जाएंगे कि उइगर मुस्लिम्स जो है, वहाँ की जो तिब्बतियन माइनॉरिटीज है, उनके राइट्स का हनन हो सकता है। तो सर वहाँ पर जो कल्चरल माइनॉरिटीज है उनके लिए एज सच कोई राइट्स नहीं है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना जरूरी है। इतिहास भी आपके पास रहा हुआ है ना? जी सर। तो इतिहास की किस घटना को आप यू टर्न देना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे? सर मैं मानती हूँ कि जो भी घटनाएं हुई वो बेटर लर्निंग के लिए हुई है, तो मैं यू टर्न तो नहीं करना चाहूंगा। सारी घटनाएं बेटर कैसे हो सकती? बहुत सारी घटनाएं ऐसी बेटर नहीं हुई है, बट मैं कह रही हूँ कि उनसे हमने जो लर्निंग ली है और हम उसके साथ जो फ्यूचर में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे सीख के। नहीं, आपके हाथ में है कि आपके हाथ में कमांड है,
और आप इतिहास की उस घटना को बदल सकती हैं, उसको रोक सकती हैं, तो किस घटना को रोकना चाहेंगे आप? या वो नहीं होती तो अच्छा रहता है सर? सर मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगी। जैसे मैं सर, एग्जांपल देता हूँ, जी सर। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भारत के विभाजन को रोकना चाहता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं गांधी जी की हत्या को रोकना चाहता, अगर मेरे हाथ में आता तो मैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को रोकना चाहता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 1857 की क्रांति को और सफल होते हुए देखना चाहता। ऐसे कोई घटना आप बताइए। ओके सर। सर यदि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जो लास्ट फेज था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, उसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है डिफरेंट लीडर्स के बीच में, यदि उनका कुछ एक उन मतभेदों को सुलझाकर हम कोई एक कॉमन ग्राउंड अगर एस्टेब्लिश कर पाते, तो जैसे कि उस वक्त बोस, नेहरू, गांधी जी और जिन्ना जैसे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनके बीच में बहुत से विषयों को लेकर मतभेद थे, जैसे कि भारत में कौन सा सिस्टम होगा, आप तो मुझे सिर्फ पार्लियामेंट्री एक होगा बता दीजिए कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में क्या, किन मुद्दों पर ये डिफरेंस था? जी सर, सबसे पहला डिफरेंस ये था कि बोस ये मानते थे कि सिर्फ अहिंसा के मुताबिक या फिर नॉन वायलेंस के बेसिस पर आज़ादी नहीं प्राप्त की जा सकती है। दूसरा सर, एक वर्ल्ड वॉर के समय जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि हम प्रिंसिपल्ड तरीके से हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को, तो उसके अगेंस्ट थे नेहरू, सॉरी बोस। एंड सर दूसरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर भी मतभेद थे। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मास बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसके अगेंस्ट थे, जबकि बोस मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस तो जरूरी है। नेहरू में और गांधी में भी था। जी सर। ये डिफरेंस तो सीआर दास और गांधी जी में भी था। जी सर। ये डिफरेंस तो पटेल और गांधी जी में भी था। तो फिर सुभाष बाबू ने 1939 में कांग्रेस क्यों छोड़ी? जी सर, इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ के जो लोग थे और पार्टी मेंबर्स थे, उनमें मेजॉरिटी में उनका सपोर्ट था, क्योंकि वो पी सीतारमैया से जीत भी गए थे। तो पर गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि सीतारमैया जी की जो डिफीट है वो मेरी डिफीट है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा आपको बताना कि वो उचित है या अनुचित है, ठीक है? और आपने पक्ष लिया उचित, तो बताना क्यों, ठीक है? आरक्षण सर, विद इसमें जो रीजनेबल अमेंडमेंट्स समय से समय होते जाए तो ये उचित है। जो सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है, सोशो इकोनॉमिक तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो अडॉप्ट किए जाए समय समय पर तो आरक्षण सही है। लिव इन रिलेशनशिप सर, लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए भी यदि भारत में या फिर आप बीच का रास्ता मत निकालो। हाँ, बस यस और नो है ये, मतलब यस नो है। सर गिवन टुडेज बीच का रास्ता तो आपने मेंस में निकाल लिया ना, अब तो आपकी ओपिनियन का वक्त आ गया। इन फेवर है या अगेंस्ट में, वो बोलिए आप। सर, गिवन टुडेज सर्कमस्टेंसेस मुझे लगता है कि अनुचित है। अनुचित है? जी सर। कैसे? जी सर, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है मेजरली वहाँ पर वुमेन को अपना इवन ड्यूरिंग मैरिज दे आर नॉट एंटाइटल्ड कि उनको अपने जो पार्टनर्स है उनको चूज करने को मिला। लिविंग पार्टनर में ऐसा हो रहा है कि महिलाएं जो भी पार्टनर्स जो भी रिलेशंस है वो सारे वो छुप कर करने की कोशिश कर रही है, पेरेंट्स को पता नहीं होता है, इसकी वजह से कई बार उनके साथ हादसे हो जाते हैं। समलैंगिक विवाह, होमोसेक्सुअल मैरिज, उचित या अनुचित? उचित। यदि अगर एक ही स्टैंड लेना है तो उचित है। क्यों? सर, क्योंकि इसमें फैमिली की हमने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के बारे में हमेशा से पढ़ा है कि माता होते हैं, पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। हमने कभी फैमिली के दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ गौर ही नहीं किया कि दो महिलाएं मिलकर भी एक बच्चे को रेज कर सकती है, दो पुरुष मिलकर भी एक बच्चे को रेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था लिव इन रिलेशनशिप पर? सर, लिव इन रिलेशनशिप में मैं इसीलिए अनएक्सेप्ट कर रही हूँ इस वक्त क्योंकि मैं मानती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ है।
यदि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई लॉ बन जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके भी राइट्स मैरिज जो मैरिटल कपल होते हैं उनकी तरह होने चाहिए, बट वो किसी लेजिस्लेशन से बैक नहीं है, तो देयर शुड बी अ लेजिस्लेशन। अगर वो होगी तो सिक्योरिटी होगी। अब इन तीनों को आप एक साथ जोड़ सकती हैं, आरक्षण, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता, किसी न किसी माध्यम में जोड़ सकती हैं आप इसको। तीनों फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। उल्लेख है इनका? जी सर, उल्लेख तो नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं किया गया, रिजर्वेशन का मेंशन जरूर किया गया, बट बाकी दो कॉन्सेप्ट्स का नहीं किया गया। मधु, आप टीवी देखती हैं? जी सर। समाचार सुनती हूँ। परसों एक खबर आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मासिक धर्म के अवसर पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। जी सर। आप एक महिला हैं, कैसे देखती हैं इस निर्णय को? जी सर, मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है वो वैलिड है, क्योंकि जो मैटरनल लीव दी जा रही है उसके तहत भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने जो कंसर्न उठाया है दैट इज वैलिड। मैं इसे मानती हूँ कि इसे थोड़ा कंपैशनेट तरीके से देखने की आवश्यकता है, कि यदि हम मासिक धर्म को लेकर जो अवेयरनेस है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल ये अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई क्यों किया? क्या था बेस? बेस तो सर यही था कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, जो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, यही बेस था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। सॉरी सर, मैं अभी फिलहाल आउटकम था। चलिए, हाँ। एक बताइए, आप एसडीएम है मधु? जी सर। एक सिचुएशन है कि आप एसडीएम है, आप रात में अपना है ना दैनिक काम समाप्त करने के बाद सो रही थी, अचानक आपकी फोन की घंटी जो है बज उठी और आपको सूचना मिला कि आपके इलाके में अवैध खनन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रहा है ना, तो रोकना आपका ही दायित्व है। जी सर। कैसे प्रोसीड करेंगे इसको? इस सबसे पहले मुझे जिस इलाके के बारे में पता चला है वहाँ पर मैं अपने पुलिस फोर्स और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वहाँ के स्टाफ से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर पहुँचूंगी, और जो भी उसमें इन्वॉल्व इंसान होंगे, उनके जो भी व्यक्ति होंगे उनके अगेंस्ट मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। मधु, हो सकता है कि आपके दुश्मन ही आपको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, इस बात का सत्यापन नहीं करेंगे कि वो जो सूचना आपको मिली है वो सही भी है या गलत है? जी सर, पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। सॉरी सर, थैंक यू फॉर जी सर, पहला सत्यापन होगा और फिर सत्यापन करने के बाद मैं जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी और जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे लोग उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करूंगी, और लॉन्ग टर्म मेजर्स के तौर पर मैं ये कोशिश करूंगी कि वहाँ के जो भी माइनिंग एरियाज है वो सारे जीपीएस के थ्रू और लिंक किए जाए ताकि उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए। राजस्थान महिला निधि पढ़ा होगा? जी सर। क्या है ऑब्जेक्टिव उसका? जी सर, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाओं से संबंधित जो भी एक्सपेंडिचर है वो स्पेसिफिकली वुमेन को सेंटर में रख के किए जाए, ताकि जी सर, यही एक इम्पोर्टेंट रीजन इसका है। ये है, कुछ और भी है? जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जो भी इनिशिएटिव्स है, उसमें उसकी रीफाइनेंसिंग हो सके इस फंड के थ्रू, ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सर। अभी फिलहाल मैं ये रिकॉल कर पा रही हूँ। अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले यूथेनेशिया के बारे में। जी सर। इच्छा मृत्यु। जी सर। ना, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, ये भारतीय, चूंकि आप ये बात कर रहे थे सर से ना भारतीय समाज पर, भारतीय समाज के संदर्भ में अगर देखा जाए उसको, तो क्या इच्छा मृत्यु को स्वीकृति प्रदान कर देना सही है? केवल ये मत सोचिएगा कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है फैसला तो सही ही होगा। जी सर, उसमें पैसिव यूथेनेशिया को एक्सेप्ट करने के जो क्राइटेरियाज है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में मेंशन किया है कि यदि कोई बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव स्टेट, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट जैसी स्थिति में आ जाता है
तो उसी स्थिति में पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। तो सर क्राइटेरिया अगर क्लियरली मेंशन्ड है तो मेरे ख्याल से इसे हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट से। इस संबंध में पहले भी आए बहुत सारे बिल, जी सर। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अलग अपना निर्णय दिया था इस संबंध में। 2018 का जो कॉमन कॉज जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही केस बेसिस बना इस केस के लिए। तो उस केस तक ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो लेजिस्लेशन है सिर्फ उसके थ्रू ही इसमें निर्णय लिया जा सकता है, पर कॉमन कॉज में उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने गाइडलाइंस देकर लॉ बना सकता है आर्टिकल 142 के तहत। उससे पहले अरुणा शॉनबर्ग केस था 2011 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी, परंतु वहाँ पे जो हॉस्पिटल था KEM हॉस्पिटल, वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि अरुणा शॉनबर्ग जिए, तो उन्होंने विनती की थी कि ये पैसिव यूथेनेशिया का जो फैसला है उन पर लागू ना किया जाए, और इसी कारण वो 2015 में न्यूमोनिया की वजह से उनकी डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ। सर आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ये काबिलियत है कि मैं बन सकती हूँ कोऑर्डिनेशन की, कंपैशनेट डिसीजन मेकिंग की, जिससे मैं पीपल सेंट्रिक डिसीजंस ले सकती हूँ। और दूसरा सर, ये सेवा मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रेस्टीज दोनों ही प्रोवाइड करती है। एक महिला होने के नाते आपको इसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पैट्रियार्कल माइंडसेट, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। हो सकता है कि कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो जो मुझे एज ए लीडर एक्सेप्ट करने में थोड़ी उन्हें दिक्कत हो। दूसरा सर, ड्यूरिंग जब मैं अपनी फैमिली बिगनिंग करूंगी तब हो सकता है कि कुछ समय मेरे साथ वो दिक्कत रहे, फैमिली और प्रोफेशन मैनेज करना, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करना। और तीसरा सर, सिक्योरिटी इन जनरल, जो वुमेन जो आम औरतें भी फेस करती है वो भी ऑफिसर्स को फेस आप करनी पड़ती है। एसडीएम लग गई हैं, आपके क्षेत्र के इसमें जो स्थानीय मेरे विधायक है वो आपसे कुछ इसमें ये गलत काम करने के लिए आपको मतलब प्रेसाइज कर रहे हैं जी सर। कि आप ये काम करिए नहीं तो मैं आपका स्थानांतरण करवा दूंगा, क्या करेंगे? सर, जो भी काम वो मुझे करने के लिए कह रहे हैं उससे पहले तो मैं राइटिंग में लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, दे दिया राइटिंग में, तो आप कर देंगे गलत काम राइटिंग देने के बाद? सर, मुझे नहीं लगता है कि राइटिंग में वो गलत काम देते तो फिर कर देंगे गलत काम राइटिंग देते, क्योंकि एमएलए तो कोई अधिकारी तो है नहीं, आपको तो अधिकारियों का वो करना ना, एज पर आप तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जी सर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में कोई अगर है तो वो साफ करेंगे ना आप तो। जी सर, अगर ऐसी स्थिति है तो मैं एमएलए को उसके वो जो भी काम होंगे उसके रिपरकशन समझाने की कोशिश करूंगी, उनसे बात करूंगी कि ये उनके हित के लिए भी अच्छा नहीं है, यदि उनके इलेक्टोरेट के लिए। कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून मुझे पता है। फिर सर, गलत काम तो नहीं करूंगी, चाहे जैसे भी मैं उन्हें कन्विंस करूं। हम लोग कहते हैं कि हम विश्व की ये मतलब फोर्थ इकोनॉमी बन गए हैं। जी सर। और साथ में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी बांट रहे हैं। आपने अर्थशास्त्र पढ़ा, मुझे ये चीज समझ में कम आती क्या है। एक तो आप बोलते हैं वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमी है, दूसरे हम 80 करोड़ लोगों वाली आधी से ज्यादा जनता को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं 5-5 किलो, क्या कहना है आपका? जी सर, इसमें शांता कमेटी ने भी इसमें रिकमेंडेशन दी हुई है। उन्होंने भी ये कहा था कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली किन बेनिफिशियरीज को इसकी जरूरत है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की वजह से भी होती है। जो बेनिफिशियरीज कई बार फेक सर्टिफिकेट, फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी इंक्लूड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सर, जैसे बात गई कि इकोनॉमी हम 4th लार्जेस्ट है और फिर भी इतने हमें फूड देना पड़ रहा है, तो फूड सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो वो मेंटेन करना जरूरी है। क्या योजना चल रही है केंद्र की, राज्य सरकार क्या योजना है महिला उत्थान के लिए? सर, एक तो लखपति दीदी योजना है जो कि केंद्र सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो राजस्थान सरकार भी चला रही है। और दूसरा सर, स्टार्टअप फंड है, और स्टैंड अप इंडिया है, PM मुद्रा है, उसके तहत भी महिलाओं के लगभग 55% जो लोन दिया जा रहा है वो लगभग महिलाओं को दिया जा रहा है।
और महिला राजस्थान की स्पेसिफिकली देखें तो सर मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना है, फिर सर सोलार दीदी है, और सर ये ओवरऑल वुमेन के लिए है या फिर सिर्फ इकोनॉमिक के लिए आप पूछ रहे हो? हर क्षेत्र में कालीबाई भील उड़ान योजना है जिसमें सैनिटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं, फिर बच्चों के लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना है जिसमें उन्हें 1.5 लाख की हेल्प दी जा रही है। आपको सबसे अच्छी स्कीम क्या लगती है महिलाओं को? सर लाड़ू प्रोत्साहन योजना। मुख्य चुनाव आयुक्त को ये जो है हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? सर उनको हटाने के लिए सेम प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रोसीजर लगती है वही है, अंडर आर्टिकल 124। और इसके लिए पहले तो किसी भी हाउस में एक मेंबर कोई भी उस चीज को लेके नोटिस दे सकता है। उसे कुछ लोकसभा में 100 लोगों की और राज्यसभा में 50 लोगों की, वो जो भी सांसदों की, लोगों की, सॉरी सर, सांसद MPs, 100 MPs इन लोकसभा एंड 50 MPs इन राज्यसभा, उस मोशन को करने के लिए। और फिर उसके बाद में ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि वो एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी 3 लोगों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे चीफ जस्टिस, और एक जूरिस्ट, कोई एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। और यदि ये कमेटी ये डिसाइड कर लेती है कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है, तो फिर दोनों हाउसेस में अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होते हैं देन प्रेसिडेंट वो ऑर्डर। मैं कुछ नाम बोलूंगा उस क्षेत्र में, आपको ये जो है इसमें 2 महिलाओं के नाम बताने हैं, ठीक है, जो मतलब ये मतलब प्रबुद्ध है, प्रोमिनेंट है, ठीक है। या इसमें अब राजनीति, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती कुछ लगाइए ऐसे महामहिम है तो रही मेरा। जी सर, सॉरी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती दिया कुमारी जी। ठीक है। प्रशासन, श्रीमती टीना धाबी और श्रीमती मीनल कारणवाल। खेल, खेल के क्षेत्र में, खेल में श्रीमती PT उषा, श्रीमती PV सिंधु। ठीक है सर। तो पहला चरण आपका यहीं समाप्त होता है। अभी 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं। सेकंड मॉक था आपका ये वाला? जी सर। फर्स्ट में कितने नंबर थे? 58। 58। आज गेस कर सकते हो कितने नंबर आए तुम्हारे? ऐसा करो खुद को। 60। गुड, वेरी गुड। आज तुम्हारे मार्क्स है 63। ओके। और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 दिनों में हाईएस्ट होंगे। हाईएस्ट नंबर। वहां भी आपको मेंटेन करना है, हमारी बोर्ड का वो प्रतिष्ठा का सवाल है नहीं। हाँ, वहां भी हमारा बिल्कुल वहां भी खरा उतरना चाहिए। 63 तक रह जाएगा। बस आपको हम चारों के एक-एक बिंदु याद कर रखना है। जी सर। हम चारों एक-एक पॉइंट बताएंगे फटाफट से। वो आपको लिख दिए गए, वैसे सर ने लिख भी दिया है ना।
एक बार तो कई बार आप जो है उत्तर दे देते कहीं और देखती हैं, वो नहीं करना है। अब नजर यहाँ के टिका लीजिए टेबल के बीच में, तो टेबल के बीच में दिखाओ, फिर चारों बोर्ड मेंबर्स के साथ में कहीं ना कहीं नजर रखिए आप। वो होता है उस प्रश्न से भागना, तो वो बेटा आपको नहीं करना है। एक आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए, लेकिन डरे डरे क्यों दिए? बहुत अच्छे उत्तर दिए, लेकिन हर उत्तर में आपके एक प्रकार का डर था कि मैं बोल तो रही हूं, हालांकि उससे आपकी ईमानदारी झलक रही थी, लेकिन वो डर नहीं रखना आपको। और लास्ट में जाते जाते मतलब सर के बाद में आप कांपने लग गई थी, ऐसे कंपन सा होने लगा था, तो वो भी नहीं करना है। आपके पास पाने के लिए सब कुछ है, तो डरना किसी प्रकार से आपको नहीं है। और सिचुएशनल क्वेश्चन में थोड़ा पॉज लेकर के फिर उत्तर देना है, और वहां सॉरी मत बोलना। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो नहीं आए वहां आप सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन सिचुएशनल है जिसका कोई एग्जैक्टली कोई उत्तर नहीं है, तो वहां आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहां बोर्ड आपको और लंबा विस्तृत खींचना चाहता है आपको वहां। ठीक है सर। मधु, सर ने जो होता है ना, उस बात को थोड़ा सा हम अलग ढंग से बता। आप के आंसर की जो गुणवत्ता क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट चेहरे पर जो डर है ना, घबराहट जो है, उसके कारण कई बार सिमरिंग हो रही है ना, और वो डर को हटा के बात करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा। और सोचो ना, मैं तो आज पहली बार आया, सर लोग बता रहे थे कि और भी लोग पिछले 3-4 दिन से सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको मिला। आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके आए हो, आपको सही में मैंने उतने लाखों बच्चों में से आप कुछ ऐसे लोग हो जो सिलेक्टेड हो, और फाइनली अब सेलेक्ट होने वाले, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। तो आप अपना बेस्ट देना, बल्लीमा में रखना कि डरने से क्या मतलब है, वो क्वालिटी और खराब हो जाएगी ना। तो डरना नहीं है, आप बहुत अच्छा बोलते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपने सॉरी नहीं कहा, सबका उत्तर ये एक बहुत रेयर होता है सर। इंग्लिश में स्टार्ट आपने किया था, जी सर, मेंटेन इंग्लिश, आपने बीच में स्विच कर दिया हिंदी। एक जो स्ट्रेच है एक पूरा, वो इंग्लिश में जाने दीजिए। चेंज करना है तो नेक्स्ट स्ट्रेच में बीच में आपने इधर का कट किया, एक सेंटेंस आधा बीच में तोड़ा, उसको हिंदी में ले लिया। नो, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं चलेगा और क्रॉस भी कैसे नहीं चलेगा। उसमें क्या है कि रिमेन इन इंग्लिश, उसे वहां पे खत्म कर दिया, आपने हिंदी में फिर शुरू कर दिया, मिक्सचर नहीं करना। बाइलिंगुअल हो सकते हैं जहां जहां, जैसे मैं भी बाइलिंगुअल हूँ, तो ये चीज नहीं करनी, बस इससे बचिए। आपकी इंग्लिश अच्छी है और कहीं कहीं आप उसका टिंज दे सकते हैं, क्योंकि एक अफसर में ये बाइलिंगुअल होना इज अ गुड कैरेक्टर, अच्छा वो है, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेजेस पे इक्वली आपका कमांड है। इट शोज दैट you are befitting to that particular cutout of an officer. क्योंकि एसडीएम को चीफ मिनिस्टर से और चीफ सेक्रेटरी से भी बात करनी है, तो उधर जो खाट पे बैठे हुए चौधरी लोग हैं, वो तो सब लोग जो हैं, यू आर ऑल्सो अ चौधरी, यू आर डिसेंडेंट फ्रॉम बंगाल और समथिंग लाइक दैट, योर लैंग्वेज इज अ लिटिल डिफरेंट। महाराष्ट्र से रही हुई, महाराष्ट्र, यस, दैट्स व्हाई एक्सेंट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा डिसेंडेंट है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको मेंटेन करें। सर, इंटरव्यू कब है आपका? 19 18 को पहुंच जाएंगे? जी सर, सुबह ही निकलने का सोच रहे हो? नहीं, सेम डे नहीं निकलना चाहिए। जर्नी से क्या मतलब आपकी थकान नहीं है, आपको एक दिन वहां, एक दिन पहले जाओ बेटा, फ्रेश चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चाहिए आपको। ठीक है, ओके। क्या यात्रा करो, आप थक जाओगे, 2-3 घंटे लगेंगे ना, तो बॉडी में वो बात नहीं है जो एक फ्रेश उठता है ना। लेकिन किसी के साथ एक होगा साथ आने के लिए। अभी एक्चुअली मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, तो बुलाना पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत अच्छे होटल से वहां रुकिए आराम से। जी सर, ठीक है, मेरी एडवाइस है, बाकी आप ठीक रहिए। और यहाँ पर हाईवे पे जाम भी रहता है। 2:45 कब है आपको? हाँ, 8:45। आपका इंटरव्यू का नंबर 12:30-1 बजे तक भी आ सकता है। लाइट गई हुई सर, 5-6 घंटे का गैप हो सकता है ना। अच्छा, एनर्जी मेंटेन के लिए साथ में क्या रखें? चॉकलेट्स, कैडबरी डेयरी कुछ रखिए, वो खाते रहिए, मूड अच्छा रहेगा और एनर्जी मेंटेन। लाइट गई हुई। जैसे आपसे आकर कैंडिडेट चला गया है इंटरव्यू में, आप वॉशरूम में जाके अपने आप को एक बार देख लीजिए, ठीक तो है ना सब? जी सर। आके बैठ जाइए। थोड़ी सी घबराहट हो सकती है बात की मेरा नंबर आएगा, तो डीप ब्रीदिंग करके उसको शांत कर लें। अंदर आने के बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होंगी, आप अच्छे नंबर लाएंगे, जो हमने दिए उससे कम नहीं आएंगे आप, ये हमारे विश्वास है।
ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। सर मेरे कुछ क्वेश्चन Yes, थे, yes, मैं पूछ बताइए। सकती हूँ क्या? सर एक दिक्कत मुझे ये हो रही है कि जैसे कि सर ने जब शुरू किया था तो सर ने बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा मेरे साथ पिछले इंटरव्यू में, एक्चुअल इंटरव्यू में हुआ था। एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और एक कॉर्नर में एक सर थे इस तरफ, वो इंग्लिश में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो मैं उसका ना सार नहीं निकाल पा रही थी कि वो क्वेश्चन में एक्चुअली मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। तो वैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? उसके लास्ट मोमेंट तक आप ध्यान से सुनो, वो लास्ट में उन्होंने जाके क्या पूछा है उस पर फोकस करना है। फोकस किस पे कर रहे हैं? वो सारी कहानी सुना के पूछ क्या रहे हैं वो? पूछ क्या है? कहीं मीडियम तो प्रॉब्लम नहीं करता है? मीडियम तो नहीं, पर उनकी आवाज एक्चुअली कम थी और अच्छा, डिस्टेंस बहुत कम था। वो कभी तो मुझे लगता है कि मैंने उन्हें थोड़ा इरिटेट भी कर दिया था। लास्ट तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कम सुनी, प्लीज कैन यू रिपीट इट? अगर रिक्वेस्टिंग मोड में। हाँ बिल्कुल, रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्टिंग मोड। मैंने ऐसे दो तीन बार किया तो 2-3 क्वेश्चन को उन्होंने कर दिया, फिर चौथे में उन्होंने कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ऐसे करके उन्होंने अवॉइड कर दिया। मेरी तो आवाज प्रॉपर आ रही थी ना आपको? आपकी तो क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, वहाँ पर तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। मेरी भी अंग्रेजी समझ आ रही थी। हाँ बस फिर क्या दिक्कत? लास्ट मोमेंट तक, लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान रखना, वो कहाँ जाके ठहरते हैं। जी सर। जैसे ईरान यूएस के मध्य युद्ध चल रहा है, इजराइल ने भी आक्रमण कर दिया है, इस क्रम में ये रशिया को क्या फायदा होगा? तो किसी तरह उस पे स्ट्रेस करिए रशिया का। ठीक है। और सर पिछली बार आपने कहा था कि मैं नॉट बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मुझे लगता है आज भी मैंने नॉट ज्यादा किया। ठीक है, अब कोई खास बात है, उससे ध्यान मत दीजिए। अच्छा, ठीक अब है। आपका टाइम भी नहीं चीजों का, आप उससे मतलब अननेसेसरी आपका ध्यान भटकेगा। जैसे वैसे रहिए आप। नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने सर। जब उधर पे ध्यान देंगे तो आपका जो मौलिकता है ना, कंटेंट खत्म तो हो आपकी जाएगा, मौलिकता वो खराब कंटेंट खत्म। इसलिए आप जैसे वैसे बने रहिए, जैसे वैसे। ठीक है। बिंदास रहिए। अच्छा है। बिंदास बोलते हैं महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? बिंदास क्या वर्ड है? बिंदास को क्या कहेंगे? बिंदास बोलते हैं हाँ, तो मराठी। बिंदास रहिए आप बस। है ना? ऑल द बेस्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।